Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself Himanshu Agrawal. Today's lecture on atomic and molecular physics, lecture number 10. Okay. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था टर्म सेपरेशन इन ए मल्टीप्लेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उससे रिलेटेड मैंने होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे और तुम में से मैक्सिमम लोग जितने भी कमेंट्स आए मेरे पास में टेलीग्राम ग्रुप पे 4 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से 3 क्वेश्चन तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के हो गए थे, ठीक है। 4th क्वेश्चन भी हो गया था, लेकिन कुछ एक के कमेंट्स थे कि सर 4th क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो पहले मैं वो सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन जो अपना टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे इंटेंसिटी रूल्स, ठीक है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क दिया था वो मैं करवा रहा हूँ, ओके। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में ये था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ये जो एच इंट्रैक्शन था वो ये है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन तुम प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हो, ठीक है ना। ASE.sp यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन और प्रोटॉन की स्पिन आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या बताना है, सेपरेशन बिटवीन स्पिन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है, ये बता रहा है। देखो यहाँ पे अपने पास में इसके 2 मेथड हैं, एक तो शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो पहले मैं मेथड फर्स्ट बताता हूँ, मेथड फर्स्ट जो कि लॉन्ग है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, Se, स्पिन कितनी होती है, हाफ। प्रोटॉन की स्पिन हाफ, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, Se माइनस Sp टू Se प्लस Sp, यही तो हो जाएगी तुम्हारे पास में टोटल स्पिन। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, कैपिटल S इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, 0 और 1। S की 2 वैल्यू आ गई। अब देखो, 0 का मतलब तो होता है सिंगलेट और 1 का मतलब होता है ट्रिपलेट। कैसे पता लगा, जब s बराबर 0 होता है तो इसको अगर मैं 2s प्लस 1 लिखूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 1 हो जाएगा, तो ये सिंगलेट हो गया। अगर मैं s बराबर 1 होता है, इससे 2s प्लस 1 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, ट्रिपलेट हो गया। और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, सिंगलेट। अगर ये हाफ होता है तो डबलेट हो जाएगा, 3/2 होता है तो क्वाड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंगलेट हो गया, s बराबर 0 और s बराबर 1 ट्रिपलेट हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे एक मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाई थे उसमें जो LS कपलिंग थी उसमें तुम्हारे पास ऐसे था, J वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर, ये था ना। यहाँ पे क्या है, टोटल स्पिन S वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है ना, S वेक्टर इज इक्वल टू SE वेक्टर प्लस SP वेक्टर, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं SE डॉट SP निकालूं तो तुम्हारे पास में कितना जाएगा, SE डॉट SP निकालूंगा तो ये हो जाएगा कि देखो AH क्रॉस स्क्वायर बाई 2, या फिर एक बात ये निकालूं मैं, H इंटरेक्शन निकालूं तो ये हो जाएगा क्या, AH क्रॉस स्क्वायर बाई 2, ठीक है, S इंटू S प्लस 1 माइनस SE इंटू SE प्लस 1 माइनस SP इंटू SP प्लस 1। वहां पे क्या होता था, J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1, ये हो जाएगा। अब एक बार तो तुम्हें क्या रखना है, एक बार तो S बराबर 1 रखना है, SE बराबर क्या रखोगे, हाफ, SP बराबर क्या रखोगे, हाफ, इससे निकालना है, ठीक है। और एक बार क्या करोगे तुम, ये तो किस लिए आ गया, ट्रिपलेट के आ गया। एक बार क्या करोगे, S इज इक्वल टू 0 रखना है, S इज इक्वल टू हाफ, SP इज इक्वल टू हाफ, दोनों को सोल्व करना है। दो इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देना, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा AH क्रॉस स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से। भाई डिफरेंस क्या है, वहां पे तुम्हारे पास में LS कपलिंग होती थी, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, SS स्पिन स्पिन कपलिंग है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है इसका, देखो सेकंड मेथड मैंने ये बताया था कि जो सेपरेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू J प्लस 1 की वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डेल्टा E प्रोपोर्शनल टू J, तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे टोटल स्पिन आएगी तो क्या करूं मैं, S प्लस 1 लिख दूं, ठीक है। तो डेल्टा E प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है, A, ठीक है, AH क्रॉस स्क्वायर इनटू J प्लस 1, ये तो होता है इनटू J प्लस 1, ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मैंने, J प्लस 1 की जगह S प्लस 1। अब S की 2 वैल्यू है तुम्हारे पास में, तो 0 है एक 1 है, तो S प्लस 1 क्या होता है, हायर S वैल्यू। तो हायर S वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, 1 है,
तो s प्लस वन की यहाँ पे s प्लस वन आता है, इसकी जगह 1 रख देना, तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा a h क्रॉस स्क्वायर। ये इसका शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना, मेथड सेकंड। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया था तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा E इज इक्वल टू a h क्रॉस स्क्वायर, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो इनटू s प्लस वन इनटू j प्लस वन, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। ठीक है, j प्लस वन जब आता है जब LS कपलिंग होती है, कि s प्लस वन क्यों है तुम्हारे पास में, क्योंकि यहाँ पे SS कपलिंग है, ठीक है ना, स्पिन स्पिन कपलिंग। अगर वैसे भी देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम के लिए L बराबर कितना होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में इसको क्या लिखेंगे 1s1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे L बराबर वैसे भी 0 आएगा, तो वैसे भी देखा जाए तो टोटल जो J होगा वो किसके बराबर होगा, S के बराबर ही होगा, उससे भी निकालोगे तुम्हारे पास में यही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया। अब अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं मतलब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटेंसिटी रूल्स। ठीक है, ये किसके द्वारा दिए गए, इसको दूसरा नाम है इसका लेप्रॉट्स रूल। ठीक है, ये रूल्स क्या बोलता है, जैसे अपने पास में 4 केसेस हैं। पहला केस, पहला क्या है कि डेल्टा J इज इक्वल टू -1, डेल्टा L इज इक्वल टू -1। अगर कोई लाइन है और तुम्हें इस तरह की लाइन मिलती है कि दोनों के अंदर ये है, उस वहां पे तुम्हारे पास में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन होगी, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इफ डेल्टा J इज इक्वल टू -1 एंड डेल्टा L इज इक्वल टू -1। सेकंड अपने पास में जब दोनों की वैल्यू डेल्टा J इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू +1, तो तुम्हारे पास में वो होगी स्ट्रॉन्ग लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन। ठीक है, थर्ड है अपने पास में डेल्टा J इज इक्वल टू हो 0 और डेल्टा L इज इक्वल टू हो चाहे +1 हो चाहे -1 हो, यहाँ पे तुम्हारे पास में होगी वीक लाइन, वीक लाइन। ठीक है, फोर्थ है डेल्टा J इज इक्वल टू डेल्टा J एंड डेल्टा L, डेल्टा J एंड डेल्टा L। ठीक है, चेंजेस अपोजिटली, चेंजेस अपोजिट, अपोजिट, अपोजिटली। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तुम्हारे पास में तो ये जो केस होता है ये वाला फॉरबिडन होता है, ये केस फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो तुम्हें कोई मान लो तुम्हें 2 लाइन दे रखी है और उनमें से तुम्हें ये पूछ ले कि कौन सी लाइन स्ट्रॉन्ग है कौन सी लाइन वीक है, तो तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा J और डेल्टा L की वैल्यू। अगर दोनों की वैल्यू -1 होती है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन होती है, अगर दोनों की वैल्यू +1 होती है तो वो स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, अगर डेल्टा J 0 है, डेल्टा L इक्वल टू क्या तो +1 है या -1 है, तो वो वीक लाइन होती है। अगर दोनों जैसे डेल्टा J बराबर +1 है, डेल्टा L बराबर -1 है, कहने का मतलब दोनों अपोजिट चेंज में होते हैं, तो वो केस तुम्हारे पास में फॉरबिडन होता है। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट करो। हो गया, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है जो कि गेट में पूछा है और एक बार बार में भी पूछा हुआ है। तुम्हारे पास ये है एक तो तुम्हारे पास ये है 2p 3/2 से 2s हाफ, ओके। दूसरा है 2p हाफ से 2s हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें I1 लाइन मिलती है, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें I2 लाइन मिलती है। ठीक है, तो के ऑप्शन ए है I1 ग्रेटर देन I2, ऑप्शन बी है I1 लेस देन I2, ऑप्शन सी है I1 इज इक्वल टू I2 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तुम्हारे पास में ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, अपन I1 के लिए देखते हैं। ठीक है ना, I1 के लिए, I1 के लिए क्या है 2p 3/2 से 2s हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं डेल्टा J क्या होगा तुम्हारे पास में, देखो इससे इसमें जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा J निकालूं
क्या हो जाएगा JF माइनस JI, फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ माइनस 3/2 क्या हो जाएगा -1। अच्छा डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा S के लिए SF माइनस LF माइनस LI, ठीक है। S के लिए L कितना होता है 0, P के लिए L 1 होता है, तो क्या हो जाएगा -1। ऐसा केस किसमें होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन में, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन। सेकंड यहां पर I2 निकालते हैं। I2 क्या है 2p हाफ से 2s हाफ। इस केस में डेल्टा J कितना हो जाएगा, देखो हाफ माइनस हाफ 0, डेल्टा L कितना हो जाएगा -1। ऐसी कौन सी लाइन होती है, तो डेल्टा J बराबर 0, डेल्टा L बराबर क्या तो +1 हो या -1 हो, ऐसी लाइन होती है तुम्हारे पास में। कौन सी लाइन होती है ऐसी, वीक लाइन। तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है I1 ग्रेटर देन I2, ये तुम्हारे पास में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट करो इसको। हो गया। नेक्स्ट अपने पास में रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइन, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइन, ठीक है। दूसरा नाम है इसका बर्गर रूल, बर्गर रूल, ठीक है। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइन या बर्गर रूल कैसे होता है, तो इसमें पहला केस लिख लो, देखो द सम ऑफ सम एडिंग, ठीक है ना, सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइन starting from a common level is proportional to the quantum weight 2J+1, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है तुम्हारे पास, इसको नोट करो। सेकंड रूल है द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइंस एंड, जहां पे वो खत्म हो रही है, एंड्स एट ए कॉमन लेवल, at a common level is proportional to quantum weight 2J+, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। अभी समझ में नहीं आएगा, जब अपन एग्जांपल लेंगे बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या है रूल इसका कि तुम्हारे पास में इंटेंसिटी की लाइन दे रखी है, ठीक है ना, तो जिस लेवल से वो स्टार्ट हो रहा है, जो लाइन जिस लेवल से स्टार्ट हो रही है, उन सब का सम उसके क्वांटम वेट 2J+1 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द इंटेंसिटी लाइंस एंड्स, ठीक है ना, जहां पे वो खत्म हो रही है, उन सब का सम उसके क्वांटम वेट 2J+1 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना। हो गया। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका ना क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी रेशियो, फाइंड द इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। इंटेंसिटी रेशियो तुम्हें बताना है, ठीक है। क्या है तुम्हारे पास में, ये है
ये है d 5/2, ये है d 3/2। ऐसे ही तुम्हारे पास में ये है p 3/2 और ये है p 1/2। ठीक है, तो पहली लाइन तुम्हारे पास में ये है, दूसरी लाइन ये है, दिस इज पहली लाइन, ये दूसरी लाइन है और ये तुम्हारे पास में तीसरी लाइन है। ये तुम्हारे पास में तीसरी लाइन है, 3 लाइन है। मैंने इनको नंबरिंग कर दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी I1 है, सेकंड वाले की इंटेंसिटी I2 है, थर्ड वाले की इंटेंसिटी I3 है। तुम्हें क्या करना है, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 ये निकालना है। ठीक है, ये रेशियो निकालना है। ठीक है, ये रेशियो तुम्हें निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको। रिलेटिव इंटेंसिटी यानी कि एक दूसरे से रिलेटिव बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, अपन बर्गर रूल में लेते हैं इसके लिए। तो ये क्या बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है कि द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन लेवल। तो इन तीनों में देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे खत्म। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन लेवल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो लाइन है, ठीक है, जो कि एक ही लेवल से स्टार्ट हो रही है। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है, 1 और 2। तो इन दोनों की इंटेंसिटी का सम I1 प्लस I2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके क्वांटम वेट के। तो इसका देखो यहां से स्टार्ट हो रही है, तो क्वांटम वेट J की वैल्यू कितनी है, 3/2, 2J प्लस 1 और J की वैल्यू कितनी है, 3/2। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्रोपोर्शनल टू 2J प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है। तीसरा कहां से, तीसरा ये बचा हुआ है I3 प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एक ही है यहाँ पे, एक ही स्टार्ट, एक ही लाइन यहां से बची हुई है, दो तो हो ही गई, एक ये बची हुई है। तो प्रोपोर्शनल 2J प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 अगर मैं दो तुमको डिवाइड कर देता हूं कितना हो जाएगा, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन नंबर इसको मैं A नाम दे दिया। ठीक है, नाउ ये मैंने लगाया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल ये बोलता है कि द सम ऑफ द इंटेंसिटी फॉर द कॉमन एंड। ठीक है ना, मतलब ऐसी इंटेंसिटी की लाइन जिनका जो कि कॉमन लेवल पर खत्म होती है, एन होती है। ठीक है, तो कौन सी है, देखो एक तो ये है 1 है और एक 3 है। इन दोनों की जो खत्म होने का है कॉमन लेवल P3/2 पे हो रहा है। तो इनकी I1 प्लस I3 प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट 3/2 है, तो कितना हो जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और बची हुई कौन सी, I2 बच रही है। I2 कहां पे खत्म हो रही है, हाफ पे, तो 2J प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4। तो दोनों को डिवाइड करो, I1 प्लस I3 अपॉन I2 इज इक्वल टू 4/2, 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर B विजिबल है ना, ओके। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब तो तुम्हारे पास में सिंपल मैथमेटिक्स बची हुई है। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल मैथ में मैं मिटा रहा हूं यहां से, सिंपल मैथमेटिक्स बची हुई है। क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B। अब ये सोल्व करना मैं नहीं बताऊंगा, इक्वेशन A और B को तुम्हें सोल्व करना है कैसे भी। तो तुम्हारे पास में देखो ये आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा तुम्हारे पास में 9I1 एंड दूसरा हो जाएगा I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5I1। यहां से अपन देखेंगे I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1:5:9। ये आंसर है। ठीक है, तो तुम्हें ये जो इंटेंसिटी रूल है, बर्गर रूल है, ये लगाना आना चाहिए। पहला रूल तो ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी है, लाइन की जो इंटेंसिटी है, ऐसी लाइन जो कि कॉमन लेवल से स्टार्ट हो रही है, उन दोनों में, उन तीनों का जितने भी लाइंस हैं उनका सम, उसके क्वांटम वेट, उस लाइन का क्वांटम वेट देख लेना, J की वैल्यू देख लेना, 2J प्लस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। फिर दो लाइन थी, तीसरी लाइन ऐसे कैसे बची हुई थी, तो I3 उसका क्वांटम वेट देख लीजिए, J की वैल्यू 2J प्लस 1 से निकाल लेंगे। ऐसे क्या करेंगे, ऐसी लाइन जो कि कॉमन लेवल पे एंड हो रही है, उन दोनों की इंटेंसिटी का सम उसके क्वांटम वेट के इक्वल होता है। बची हुई ऐसे लिख दो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, तुम्हारे पास में ये आंसर है। ठीक है ना, तो इसको नोट करो।
हो गया? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोबाइल में है मेरे। मोबाइल में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये था, क्वेश्चन है, तुम देखना, नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इंटेंसिटी रेशियो, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ D1 and D2 line is, D1 and D2 line is, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास में 1:2, बी ऑप्शन है 4:3, सी ऑप्शन है 3:4 एंड डी ऑप्शन है 2:3। ये तुम्हारे पास है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि D1 लाइन क्या है, D2 लाइन क्या है। ये जब मैं तुम्हें जीमान इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि D1 लाइन क्या है और D2 लाइन क्या होती है, ठीक है। अब इतना समझ लो, सोडियम एटम के लिए जब ग्राउंड स्टेट के लिए उसकी टर्म वैल्यू लिखती है तो तुम्हारे पास में दो लाइंस आती हैं, तुम्हारे पास में दो लाइन आती है। देखो यहाँ पे D1 एंड D2 जो लाइन है, एक तुम्हारे पास में 2p, जैसे तुम्हारे पास ये होता है, देखो ये होता है 2p 3/2 और ये होता है 2p हाफ, 2s हाफ, ठीक है, 2s हाफ। या फिर एक से अभी सिंपल इतना समझ लो, 2p 3/2 से 2s हाफ में कोई लाइन जाती है, इसको बोलते हैं D1 लाइन, और 2p हाफ से 2s हाफ में जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं D2 लाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये है तुम्हारे पास में, ये है, ये 2p 3/2 है, ये 2p हाफ है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में है 2s हाफ। कहने का मतलब अगर ये जाती है तो इसको बोलते हैं D1 लाइन, अगर ये जाती है तो इसको बोलते हैं D2 लाइन, ठीक है। तो देखो अपन जब D1 निकालेंगे तो इंटेंसिटी उसको I1 नाम देंगे, एक बार ये देख लेना, इसके बाद ध्यान रखना, इसको तो बोलते हैं D1 लाइन, इसको बोलते हैं D2 लाइन, ठीक है। भाई जो छोटा वाला होगा ना, इसको याद करने का तरीका क्या है कि P हाफ से S हाफ में जा रहा है, ये छोटा है तुम्हारे पास में तो इसको D1 बोलेंगे, 3/2 से हाफ में जा रहा है तो इसको D2 लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी सही कर लेना, इसको D2 बोलते हैं, इसको D1 बोलते हैं। देखो अपन जब इंटेंसिटी I1 निकालते हैं, I1 जो निकालते हैं, पहला रूल क्या बोलता है कि कॉमन लेवल से जो स्टार्ट होता है, तो कॉमन लेवल से यहाँ पे कोई भी नहीं हो रहा, इसको मैं I1 बोल दूं तो I1 क्या हो जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट हाफ है, तो हाफ है तो कितना हो जाएगा, 2j+1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2j+1। कहने का मतलब 2 × 1/2 + 1 = 2 हो जाएगा। ऐसे I2 में निकालूंगा तो 2j+1 से, I2 देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3/2 इसकी वैल्यू है, तो 2 × 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 4। क्या तुम्हें बाकी एंड वाले रूल लगाने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। तो दोनों का रेशियो ले लो, I1 रेशियो I2 = 2:4 = 1/2। कहने का मतलब 1:2, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। बस तुम्हें इतना याद रखना है। अभी मैं डिमांड इफेक्ट में बताऊंगा कि जो 2p 3/2 से 2p 3/2 से 2s हाफ होता है वो D2 लाइन होती है, और 2p हाफ से 2s हाफ जो लाइन होती है वो D1 लाइन होती है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो। हो गया?
तो तुम्हारे लिए आज का होमवर्क जो क्वेश्चन है, पहला जो होमवर्क क्वेश्चन है वो लिख लो। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन होमवर्क, पहला क्वेश्चन, ठीक है। मुझे अब मेरे पास भी वो क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें मैं बता रहा हूं, दिसंबर 2018 का पार्ट सी में ही आता है, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो पार्ट सी में ही आता है। उसमें एक इंटेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। दिसंबर 2018 में ही है ना, दिसंबर 2018 में ही है, ठीक है ना, पार्ट सी के अंदर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, या तुम्हें बताना है कि वो क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है ना। उसको नोट कर लो। हो गया। अब अपने पास में जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है जीमान इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटम, ठीक है। दिस इज द जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या बोलता है कि जब कोई भी एटम को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस एटम की जो लाइंस है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना। इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन जीमान इफेक्ट, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई एक एटम है, दिस इज एटम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, B इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको ध्यान से समझना। जब अपन यहाँ पे इस एटम को B इज नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया, B इज नॉट इक्वल टू 0 ये लगा दिया। तो इस एटम जो है ये तुम्हारे पास में स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाती है तुम्हारे पास, इस एटम की जो लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है ना। तो दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है, इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है, जीमान इफेक्ट कहलाता है, जीमान इफेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जीमान इफेक्ट कहलाता है। इसकी एनर्जी कितनी होती है ठीक है ना। इसके अलावा इसका सेपरेशन कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अपनी वो अपन उसका प्रूफ भी देखेंगे, वो अपन निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो एक बार। हो गया। अब इसके अपन ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, ऑब्जर्वेशंस ऑन स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारे पास में, ईच लाइंस ऑफ एटम, ईच लाइंस ऑफ एटम्स split into several component, split into several components, ठीक है ना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसका क्या है, some line split into 2 or 3 component, ठीक है। कुछ लाइंस जो होती है वो क्या, तो 2 या 3 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है। ऐसा इफेक्ट कौन सा होता है तुम्हारे पास में, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ठीक है ना, नॉर्मल जीमान इफेक्ट। इसके केस में हमेशा इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, हमेशा स्पिन क्या होती है इसकी, 0 होती है, ठीक है ना। थर्ड है अपने पास में some line split into
मोर देन 3 कंपोनेंट। ठीक है, कुछ लाइन ऐसी होती है जो कि 3 से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट होती है। ऐसा इफेक्ट कौन सा होता है तुम्हारे पास में? एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट। एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है ना। इसको पहचानने का तरीका क्या है? यहाँ पे तुम्हारे पास में स्पिन नॉट इक्वल टू 0 होता है। चौथा है तुम्हारे पास में द सेपरेशन between splitted component is directly proportional to मैग्नेटिक फील्ड भी। कहने का मतलब, जब तुम्हारे पास में एक लाइन मिलती है, जब b इज इक्वल टू 0, विजिबल है ना, देख लेना एक बार, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 होता है तो तुम्हारे पास में एक लाइन मिलती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास में b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस मिलती है। तो इन लाइंस का जो सेपरेशन है डेल्टा e, वो क्या है? प्रोपोर्शनल टू b होता है। ठीक है ना, इसको नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट है, फिफ्थ है अपने पास में फिफ्थ है इन एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट if field is increases and become strong then number of Zeeman lines decreases या फिर reduces 2 और 3। ठीक है ना। तो ऐसा इफेक्ट कौन सा कहलाता है? दिस इज पास्चन-बेक इफेक्ट। पास्चन-बेक इफेक्ट, ठीक है ना, पास्चन-बेक इफेक्ट। पास्चन-बेक इफेक्ट, PASCHEN। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसके 5 ऑब्जर्वेशन बताए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही अपन एटम्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस एटम्स की जो लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? उन एटम में से कुछ एटम्स ऐसे होती हैं जिनकी लाइन 2 या 3 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, उसके लिए हमेशा S बराबर 0 होता है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल-ज़ीमान इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी लाइंस तो है मोर देन 3 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, वहां पे S इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको बोलते हैं अपन एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट। उसके बाद में है अपने पास में उनका जो सेपरेशन होता है, लाइन का जो सेपरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद में लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? इन द केस ऑफ एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट, इफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फर्दर अपन क्या करें? इंक्रीज करें और उसको स्ट्रॉन्ग बना दें, तो जो लाइन के जो कंपोनेंट थे जहां पर एनामेलस में मोर देन 3 मिल रहे थे वो फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं और कितने मिलते हैं अपने को? 2 और 3 कंपोनेंट मिलते हैं। ऐसा इफेक्ट होता है अपने पास में पास्चन-बेक इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन, अब ये ऑब्जर्वेशंस है, ये मैं सोच रहा हूं थ्योरी है, ठीक है ना, इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है ना, तो इस पांचों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है वो बताता हूं मैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तो अपने पास में है नॉर्मल-ज़ीमान इफेक्ट, एक अपने पास में एनामेला-ज़ीमान इफेक्ट, एक अपने पास में पास्चन-बेक इफेक्ट, 3 अपने पास में। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको पहचानने का एक देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे
स्पिन की बात करते हैं, यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे s इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे भी s इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब बात आ गई, तो इनको तो डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को डिफरेंस कैसे करोगे? तो नेक्स्ट अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको B लिख रहा हूं, हाई और लो, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। पहचानोगे किससे? इससे पहचानेंगे। यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा तुम्हारे पास में? वीक। यहाँ पे कैसा होगा तुम्हारे पास में? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा ये है लाइंस स्प्लिट इनटू 2 से 3 कंपोनेंट में। ठीक है ना, इसमें लाइंस मोर देन 3 कंपोनेंट स्प्लिट होती है। इसमें वापस तुम्हारे पास में जब मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कितनी होती है? 2 और 3 लाइंस। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन है, तुम्हें ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन तुम्हारे पास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब अपने पास में क्वेश्चन ये आता है कि जब अपन इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ये तुम्हारे पास में, ऐसा क्या होता है कि ये तुम्हारे पास में इसकी जो एटम्स की जो लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है। लाइक कुछ ना कुछ तो होता होगा ना ऐसा। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुमने बता दिया कि जीमान इफेक्ट ये होता है कि अपन कोई भी एटम को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनकी लाइट स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो स्प्लिट हो जाती है, उसका रीजन पूछते हैं तुमसे। ठीक है ना, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, और इसमें हेडिंग लिख लो, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट का क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, मेरे पास में कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम रखा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारे पास में? 0। इसके लिए हैमिल्टनियन क्या होगा? H0। एनर्जी क्या होगी तुम्हारे पास में? E0। जब ये तुम्हारे पास में B बराबर 0 है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, जैसे ही अपन इस एटम को, ये जो एटम है तुम्हारे पास में, इसको जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो H होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? H0 प्लस H डैश। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एटम होगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? पर्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है ना, जब डिस्टर्ब हो जाएगा, कहने किससे डिस्टर्ब होगा ये? और यहाँ पे H डैश क्या होगी? देखो ऐसा इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है। देखो एक तो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब कोई भी एटम जो होता है उसका खुद का भी तो क्या होता है अपने पास में? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, म्यू होता है तुम्हारे पास में, उसका खुद का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी एनर्जी आ जाती है, वो किससे इंटरेक्ट करता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किससे इंटरेक्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अगर मैं स्पिन नहीं है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हुआ? L के बराबर हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? म्यू L। और एनर्जी हमेशा किससे देते हैं? माइनस से।
ठीक है, इसी से देते हैं अपन। ठीक है, तो h डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस म्यू डैश म्यू एल डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो टोटल हैमिल्टनियन क्या हो गया तुम्हारे पास में, h इक्वल टू h नॉट माइनस म्यू एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, तो अपन देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो अपन इसकी एनर्जी निकाल लें पहले। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, E1। ठीक है, E1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, यानी कि जब एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, E नॉट प्लस E नॉट 1, ये तो जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, H डैश साई एन एल एम साई एन एल एम, यहाँ पे जीरो लगा दिया मैं। जीरो का मतलब क्या है, अनपर्टर्ब। एच डैश का क्या मतलब है, पर्टर्ब। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एच डैश की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, माइनस म्यू एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, साई एन एल एम साई एन एल एम। ठीक है, देखो हो सकता है कि तुम में से कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, परटर्बेशन थ्योरी के अंदर। ठीक है ना, तो जब अपन परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी वैसे भी तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट याद रखना है, फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैसे तुम्हारे पास में इसकी एनर्जी निकालते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में मानता हूं, म्यू भी तुम्हारे पास में जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस म्यू एल बी जेड। ठीक है, साई एन एल एम साई एन एल एम। ओके, म्यू को क्या लिख सकता हूं, म्यू को मैं लिख सकता हूं ई एल वेक्टर अपॉन 2m। ये भी अगर जेड डायरेक्शन में है तो क्या लिख सकता हूं, ई एल जेड अपॉन 2m। ये तो होगा तुम्हारे पास में, और यहाँ पे तुम्हारे पास इसमें GL भी लेते हैं, क्योंकि मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला जो टॉपिक है वो चाहे लेक्चर 6 में या 7 में है, तुम देख लेना, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो क्या होगा तुम्हारे पास में, जब म्यू की वैल्यू रखेंगे, इसको जब बाहर लेंगे तुम्हारे पास में कांस्टेंट है, इसको जब तुम बाहर लेंगे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस GL E अपॉन 2m बी जेड, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा LZ साई एन एल एम साई एन एल एम, ये हो जाएगा। LZ कोई भी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है तुम्हारे पास में, MH क्रॉस, और वापस वही फंक्शन होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस GL E बी जेड अपॉन 2m एन एल एच क्रॉस साई एन एल एम साई एन एल एम, वापस वही आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो तुम्हारे पास में देखो, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या विजिबल है क्या, एक और नीचे लाइन लिख दूं, ओके दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, माइनस GL बी जेड एल एम ई एच क्रॉस बाई 2m, ये किसके बराबर होता है, दिस इज म्यू बी, बोर मैग्नेट है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यहां पे हो जाएगा E फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस GL बी जेड एम एल म्यू बी। ठीक है ना, इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं तो ऐसे याद करता हूं, बी म्यू बी GL एम, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी। इसको नोट कर दो। ठीक है, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, इसको नोट करो जल्दी से। तो तुम्हारे पास में देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू E नॉट प्लस GL ML B म्यू B, ये तुम्हारे पास में इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तुम्हें जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू E नॉट प्लस GL ML B म्यू B। नोट करो जल्दी से। हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे जल्दी से,
मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। जब अपन एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी एनर्जी आ जाती है E = E0 + Gl B μ B m n। ये तो हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास में जब ये होता है तो तुम्हें एक ही लाइन मिलती है जब B = 0 होता है। जब B ≠ 0 होता है, ये इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझ लो, ये तुम्हारे पास में एटम है, यहाँ पे B = 0 है, लेकिन जब B ≠ 0 होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास में B ≠ 0 है इस एटम के लिए, तो क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे देखो अगर मैं Ml = 0 ले लेता हूँ, Ml = 0 ले लेता हूँ, तो Ml = 0 लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में E0 के बराबर हो जाएगा। जब Ml की वैल्यू 1 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में E0 + Gl B μ B, ये हो जाएगा। जब मैं इसकी वैल्यू 2 ले लूंगा तो E0 + 2Gl B μ B, जब इसकी वैल्यू 3 ले लूंगा तो E0 + Gl 3Gl B μ B। ऐसे तुम्हारे पास में नीचे हो जाएगा। Ml की वैल्यू -L से +L होती है तो नेगेटिव भी हो सकती है। E0 - Gl B μ B, यहाँ पे कितना हो जाएगा E0 - 2Gl B μ B, ये हो जाएगा। ये कब है तुम्हारे पास में, जब B ≠ 0। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास में लेवल स्प्लिट हो रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, लेवल स्प्लिट जो होते हैं, लेवल स्प्लिटिंग विल लीड टू लाइन स्प्लिटिंग। जहां लेवल स्प्लिटिंग हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइन स्प्लिट हो रही है तुम्हारे पास में। ठीक है, नाउ सेपरेशन बिटवीन कंजुगेटिव, ठीक है ना, कंजुगेटिव जीमान लेवल। कंजुगेटिव का मतलब एक के बाद एक। जैसे इन दोनों का सेपरेशन देखें, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा B μ B Gl। इन दोनों का देखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है, 2 में से बन गया तो 1, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा Gl B μ B। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहां से तुम्हें ये याद होगा तो यहां से देखो बहुत कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा इसका। ठीक है ना, तो नोट करो जल्दी से। मैं इसको साफ कर रहा हूं यहाँ पे। ये तुम्हारे पास में ध्यान रखना इक्वी सेपरेशन हो, ठीक है ना, यानी कि सेपरेशन हमेशा इक्वल होगा तुम्हारे पास में, चाहे इन दोनों के बीच का देख लो, ठीक है ना, चाहे इन दोनों के बीच का देख लो, चाहे इन दोनों के बीच का देख लो, चाहे इन दोनों के बीच का देख लो, सेपरेशन हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो लाइन स्प्लिटिंग, लाइन स्प्लिटिंग जैसे तुम्हारे पास में मान लो यहाँ पे है, दिस इज 1p1 और ये तुम्हारे पास में 1s1 ये है, ठीक है, 1s0। इसके अंदर जब आती है तो एक लाइन मिलती है, कब, जब B = 0 होता है। लेकिन तुम्हारे पास जब B ≠ 0 होता है, B ≠ 0 होता है, इस केस के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, Ml की वैल्यू कितनी होगी, जब L की वैल्यू 1 होती है तो Ml की वैल्यू कितनी होती है, -L to +L, -1 0 1, तो 3 के अंदर स्प्लिट हो जाता है, 0 1 -1, ये हो जाएगा Ml की वैल्यू, दिस इज Ml। ठीक है, और जब यहाँ पे कितने में स्प्लिट होगा, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तो L की वैल्यू 0 ही है, Ml की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो एक इससे इसमें आ सकता है, इससे इसमें आ सकता है तुम्हारे पास में, इससे इसमें आएगा तो एक लाइन मिलेगी, इससे इसमें आएगा तो ये दूसरी लाइन मिलेगी, इससे इसमें आएगा तो ये तुम्हारे पास में तीसरी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो 3 लाइन में स्प्लिट हो गया कब, जब तुम्हारे पास में B ≠ 0 होता है।
ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या होंगे इसके लिए, यहां तो क्या है तुम्हारे पास में डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएंगे डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, देखो जब इससे इसमें आ रहा है 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में डेल्टा एम एल इज इक्वल टू, ये डेल्टा एम एल लिख देता हूं मैं, यहां पे तुम्हारे पास में प्लस 1 है, यहां पे देखो इस केस के अंदर क्या होगा 0 माइनस 0 0 है, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस 1, ये तुम्हारे पास में हो जाएगा, तो डेल्टा एल एल। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, ये क्या होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू बी म्यू बी जी एल, ये होता है। ठीक है ना, तो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो एक नोट करके लिख सकते हो तुम, नोट करके लिख लेना सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल फॉर लाइन स्प्लिटिंग इन नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, इन नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो, अब इसके अंदर आप आगे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन कॉन्जुगेटिव बोलो या फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट ज़ीमान लाइन। ठीक है, कितनी होती है डेल्टा इज इक्वल टू, याद रखना ही रखना है तुम्हारे पास में, कितना होता है जी एल बी म्यू बी, बॉल मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, जी एल इज इक्वल टू जी फैक्टर फॉर किसके लिए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जी फैक्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एच डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जी एल बी म्यू बी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा जी एल बी म्यू बी अपॉन एच, ये हो जाएगा। इसको मैं देखो, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, तुम इसको भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट। तुम चाहो तो क्या करो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू जी एल बी म्यू बी की वैल्यू कितनी होती है ई एच क्रॉस अपॉन 2l, तो मैं एच क्रॉस की जगह एच अपॉन 2 पाई रख रहा हूं, तो 4 पाई एम हो जाएगा, डायरेक्ट दिया मैंने इनटू 1 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा जी एल ई बी अपॉन 4 पाई एम। इसको जल्दी से नोट कर लो, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन फॉर एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट लाइन। ठीक है ना, एक के बाद एक लाइन की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन नेट में 2 टाइम्स पूछा हुआ है, 2 टाइम्स। ठीक है ना, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ये नॉर्मल डिमांड फैक्ट की बात चल रही है। ठीक है ना, एक बार नॉर्मल डिमांड फैक्टर जाएगा तो एन प्लस तो बहुत इजी लगेगा तुम्हें। ठीक है ना, ये नोट करो। नेक्स्ट देखो न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। अगर मैं दोनों तरफ मोड ले लेता हूं तो माइनस हट जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा कितना हो गया, डेल्टा लैम्डा हो गया तुम्हारे पास में लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा न्यू, कहने का मतलब डेल्टा लैम्डा हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी, और डेल्टा न्यू क्या है जी एल ई बी अपॉन 4 पाई एम। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है तुम्हारे पास में वेवलेंथ सेपरेशन, वेवलेंथ सेपरेशन। ठीक है ना, तो ये तुम्हें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें लिखे होने चाहिए, तभी जाके तुम्हारे आगे तुम याद कर सकते हो। हो गया नो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना, लार्मर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो भी कितनी आती होगी तुम्हें, है ना, ये पता होना चाहिए, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया? अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। क्वेश्चन है फॉलोइंग लाइन split will split up into how many component in magnetic field? How many component in magnetic field? ठीक है ना? तो यहां पे देखो पहली है तुम्हारे पास में 1p1 से 1s0, दूसरा है 1d2 से 1p1, तीसरा है तुम्हारे पास में 1f3 से 1d2, ठीक है? तो देखो ये मैं तुम्हें बता चुका, ये 3 में स्प्लिट होता है, ये मैंने पीछे बताया ना अभी, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं 3 में स्प्लिट होता है। ये मैं तुम्हें करके बता रहा हूं यहाँ पे। देखो 1d2 है, जब 1d2 है तुम्हारे पास में, ये मान लो ये 1d2 से 1p1 है, तो तुम्हें एक लाइन मिलती है कब? जब b = 0 होता है। लेकिन जब तुम्हारे पास में b ≠ 0 होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। जब यहाँ पे नॉर्मल है, एनएमएलएस से कैसे पहचानोगे? इससे यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में सब में यहाँ पे 1 दे रखा है, ऊपर कितना था? 2s + 1, s = 0 रखूंगा तो 1 ही तो आएगा, यानी इसका मतलब ये नॉर्मल डिमांड इफेक्ट है। तो जब नॉर्मल डिमांड इफेक्ट होता है तो L ml की वैल्यू स्प्लिट होती है, तो L बराबर कितना है? d के लिए 2 है, तो ml कितना हो जाएगा? +2 +1 0 -1 -2, माइनस L से प्लस L होता है, ठीक है? तो इसको स्प्लिट कर दो, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हारे पास में है दिस इज 1p1, एक लाइन मिलती है जब b = 0 होता है। नेक्स्ट तुम्हारे पास में जो 1p1 है, ये तुम्हारे पास में कितने में स्प्लिट होगा? -1 0 +1, दिस इज 1p1, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, ml की वैल्यू 3 हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है? अब देखो अपन इसमें करते हैं। मान लो सबसे पहले तुम्हारे पास में ये इससे इसमें जाता है, ये तुम्हें अपने हिसाब से चेक करना होगा कि कौन सा किस में जाएगा, ठीक है? चेक करने का तरीका क्या है? सिलेक्शन रूल, डेल्टा ml = 0 - 1, ठीक है? तो यहाँ पे देखो डेल्टा ml कितना हो जाएगा? -1 में से -2 गया तो +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमेशा। 0 माइनस -1 +1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो डेल्टा ml = +1। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, मान लो मैं इससे इसमें भेजता हूं, इससे इसमें जाता है, ठीक है? इससे इसमें जाता है, इससे इसमें जाता है। इन तीनों के अंदर देखो डेल्टा ml कितना है तुम्हारे पास में? -1 -1 +1 हो जाएगा 0, ठीक है? ऐसे इसमें भी देखो तुम्हारे पास में 0 आएगा, 0 - 0 1 - 1 0। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में, इसको यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं, ये इसमें गया, ये इसमें गया, ये इसमें गया, ठीक है? तो इस केस के अंदर देखो यहाँ पे डेल्टा ml = -1 आ रही है क्या? देखो -1 -0 तो -1 हो गया, 0 -1 -1 1 -2 -1। तो तुम्हारे पास में टोटल 9 कंपोनेंट या टोटल ट्रांजिशन बोले कितनी हो गई? 9। बट लाइंस कितनी हो गई? लाइंस अगर अपन बोले, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीमान लाइंस, इसको पहले ऐसे बना लो, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास में एक जैसी लाइन मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक, इसके करस्पॉन्डिंग एक जैसी लाइन मिलेगी। ये होता है जब b ≠ 0 होता है, ठीक है? तो टोटल ट्रांजिशन कितने हो गए? 3, और टोटल जीमान लाइन
टोटल डिमांड लाइन, सॉरी टोटल ट्रांजिशन दोनों हो गए ना, 3 3 3 9 ट्रांजिशन हो गए, और टोटल डिमांड लाइन कितनी हो गई, ये 3 लाइन ही मिलेगी तुम्हें। टोटल डिमांड लाइन कितनी मिलेगी तुम्हारे पास में, 3 मिलेगी। ये तो होता है नॉर्मल डिमांड इफेक्ट। नॉर्मल डिमांड इफेक्ट के अंदर क्या होता है, 2 या 3 लाइंस ही मिलती है, उसके जो ट्रांजिशन होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लाइंस तुम्हें 3 ही मिलेगी, ठीक है ना। इसको नोट करो, और तुम्हें क्या करना है, होमवर्क है तुम्हारे पास में, इसको नोट कर लो एक बार ना, हो गया। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन तो नेट में आया हुआ था, वो दे दिया था। सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन है 1F3 से 1D2 आता है, तो इसमें टोटल ट्रांजिशन बताने हैं, टोटल ट्रांजिशन कितने आएंगे, और टोटल डिमांड लाइन कितनी आएगी वो बताना है, डिमांड लाइंस कितनी आएगी वो कितनी आएगी वो बताना है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, नोट करो इसको। हो गया। अब मैं तुमको ओके एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो करवाता हूं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नेट जून 2012 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, द स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू एन, द स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू एन एटॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बात ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है नेट में पूछा है, क्या है, ए सैंपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट, ए सैंपल ऑफ certain element is placed in external magnetic field of flux density 300 Gauss, ठीक है। The line of 4500 angstrom of element split up into three component of adjacent line separation 0.02 835 angstrom. Find Landé-G factor. Find Landé-G factor. ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, अपन दोनों मेथड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिखो। देखो ये तो तुम्हें क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 300 गॉस, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि 1 गॉस इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 4, एक तुम्हारे पास में एक होता है, इसको अपन चेंज करेंगे, इसको 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, ठीक है ना। उसको चेंज कर लो, एमकेएस यूनिट में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा 0.3
तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, और क्या गिवन है तुम्हारे पास में, लैम्डा दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम, और क्या गिवन है, डेल्टा लैम्डा दे रखा है 0.02835 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें पूछा क्या है, तुम्हें पूछा है लैम्डा जी फैक्टर, जी की वैल्यू निकालो। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी जी ई बी अपॉन 4 पाई एम, यही होता है क्या। तो यहां से तुम्हारे पास में जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन सॉरी डेल्टा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर 4 पाई एम अपॉन ई बी, ठीक है। देखो तुम्हारे पास में सबकी वैल्यू है क्या, यहाँ पर सबकी वैल्यू है क्या, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 4 पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है तुम्हारे पास में, ठीक है ना, पढ़ लेना है क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन चार्ज पे 1.6 × 10⁻⁹, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास में ये दे रखा है। इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में लगभग 1 के आसपास आंसर आएगा, तुम इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन पे आ जाएगा 1, ठीक है। एक देखो इसका दूसरा तरीका और है, इसका दूसरा तरीका क्या है, जो कि एग्जामिनर ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है वो भी ये तरीका सोच के ही क्वेश्चन बनाया है उसने। उसका तरीका क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें क्या दे रखा है, 3 कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला है, ठीक है ना, पढ़े निकाला 300 वोल्ट या फिर 0.3 टेस्ला, तो ये वेरी वेरी वीक है। दूसरा 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास में, ये बता रहा है कि कौन सा इफेक्ट है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। ये क्या बता रहा है कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट है। अगर नॉर्मल जीमान इफेक्ट है तो वहां पे S बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये पता है, ठीक है। अच्छा J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है L प्लस S। जब S बराबर 0 हो गया तो J बराबर क्या हो गया, L हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, G इक्वल टू लैम्डा फैक्टर 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 अपॉन 2J J प्लस 1, ये पढ़ रखा है फॉर्मूला, ठीक है। जब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो देखो S की वैल्यू तो कितनी है, 0, S 0 है, J और L की वैल्यू क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे J और L की वैल्यू सेम है, तो ये एक प्लस का एक माइनस है, ये दोनों में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ऊपर 0 बन गया, नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा, कहने का मतलब 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 0। तो ये इसका एग्जैक्ट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड का वो भी एग्जैक्ट ही मेथड था, लेकिन एग्जामिनर ने जिस तरह से क्वेश्चन दिया था वो ये सोच के दिया था ना, उसका जो करने का तरीका यही था, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट दे रखा था, इसका मतलब ये तुम्हारे पास में नॉर्मल जीमान इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। और भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, अभी वो मेरे पास इसमें नहीं है, ठीक है। देखो जल्दी से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है नेट जून 2016, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन नॉर्मल जीमान इफेक्ट इन ए नॉर्मल जीमान इफेक्ट experiment using a magnetic field of strength 0.3 Tesla, the splitting between the components, of a 660 nanometer spectral line is, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, ऑप्शन ए दे रखा है 12 पिकोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 10 पिकोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 8 पिकोमीटर एंड ऑप्शन डी दे रखा है
6 पिकोमीटर। ठीक है, जो गिवन है वो लिखो, जो कैलकुलेट करना है वो लिखो, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे एनामलस जीमान इफेक्ट और पास्टन बैक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। जो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिए गए हैं वो होमवर्क क्वेश्चन करिए। एटॉमिक ओनली एटॉमिक के तुम्हारे पास में 4 लेक्चर और लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर। जैसे ही एटॉमिक से लेक्चर खत्म हो जाएंगे, बीच में मैं एक लेक्चर डालूंगा जो कि अभी तक नेट के अंदर जितने भी एटॉमिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर, वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।